मॉर्निंग टू माय लवली व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, जिसमें आप पढ़ने वाले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस। क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर। तो क्वीन विक्टोरिया हैं, इन्होंने इंग्लैंड के थ्रोन को किसके बाद ग्रहण किया था? तो किसके बाद ये शासन गद्दी पर बैठी थी? तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन है विलियम फोर्थ। विलियम फोर्थ के बाद ये क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी थी। इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे कि ऑन विलियम फोर्थ डेथ, जो विलियम फोर्थ वहाँ के जो किंग थे, इनकी डेथ 1837 में हुई थी। उसके बाद ये यहाँ की क्वीन बनी थी। उस समय इनकी अवस्था 18 वर्ष थी। क्वीन विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद ब्रिटेन्स ग्रेट एज। क्वीन विक्टोरिया का संबंध ब्रिटेन के महान युग से है, जो क्रांति का युग रहा था, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, जिसमें औद्योगिक विस्तार हुआ था, आर्थिक प्रोग्रेस हुई थी और स्पेशली जो एम्पायर था, साम्राज्य का भी विस्तार इनके पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया सेलिब्रेटेड इन। जो क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली है, कब मनाई जाती है? हमारे यहाँ राइट आंसर है 1887। यहाँ मैंने ज़्यादा आंसर को हाईलाइट कर रखा है, जिससे हमें ज़्यादा देर नहीं लगे, समय हमारे पास इतना है नहीं, इसलिए हम इसको ऑप्शन को सीधे सीधे पढ़ रहे हैं। तो 1887 में क्वीन विक्टोरिया की जो है गोल्डन जुबली मनाई गई थी। और इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हम। क्वीन विक्टोरियाज गोल्डन जुबली वाज सेलिब्रेटेड ऑन 20 या 21 जून 1887 को मनाई गई थी। इनकी जो गोल्डन जुबली है 20 और 21 जून, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए 20 और 21 के बीच मानी जाती है। तो इसको 1887 में मनाया गया था। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। जो क्वीन विक्टोरिया हैं, भारत में कब भारत के सम्राज्ञी बनी थी, यहाँ की एम्प्रेस कब बनी थी इंडिया में? यहाँ हमारा राइट आंसर है 1876 में। तो 1876 में ये भारत की एम्प्रेस बनी थी। इन 1877 बेंजामिन डिज़रायली कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर हैड क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1877 को बेंजामिन डिज़रायली ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था। इंडिया वाज ऑलरेडी अंडर क्राउन कंट्रोल आफ्टर 1858। 1858 के बाद इंडिया पहले से ही इनके अंडर में थी। बट दिस टाइटल वाज ए गेस्चर टू लिंक द मोनार्की विद द एम्पायर फर्दर एंड बाइंड। और ये टाइटल केवल इसलिए दिया गया था जिसको कि मोनार्की से इसको एम्पायर को जोड़ दिया जाए। इंडिया मोर क्लोजली टू ब्रिटेन, ब्रिटेन एम्पायर से ज़्यादा जोड़ने के लिए ये टाइटल दिया गया था एम्प्रेस का। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज बेसिकली जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था वो मुख्य रूप से क्या था? ये एक रिलीजियस मूवमेंट था। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर इसके डिटेल जान लेते हैं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 19th सेंचुरी मूवमेंट सेंटर्ड एट द, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था ये 19th सेंचुरी में चलाया गया था और ये मुख्य रूप से केंद्रित था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दैट साउट ए रिन्यूअल ऑफ कैथोलिक और रोमन कैथोलिक थॉट, जो एक नए रोमन और कैथोलिक थॉट को की तलाश में था। प्रैक्टिस विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन अपोजिशन टू द प्रोटेस्टेंट टेंडेंसीज ऑफ द चर्च, जो उस समय चलाया गया था कैथोलिक धर्म को सुधारने के लिए, प्रोटेस्टेंट धर्म को लाने के लिए, उसके परंपराओं को लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था?
द स्कॉलर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये स्टार्ट किया गया था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स थे उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन द अर्ली 1830s। जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था 1800 के शुरुआती दौर में इसको काउंट किया गया था। बाय द मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, जो इस यूनिवर्सिटी के मेंबर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेंबर थे। नोटेबली ओरियल कॉलेज लार्जली एज ए रेस्पॉन्स टू द थ्रेट्स टू द एस्टेब्लिश्ड चर्च पोस्ड बाय ब्रिटिश dissenters, Irish Catholic and wing and radical politicians who seemed poised to the subjugate or even abolish the established। यानी इसको चलाया गया था कैथोलिक्स के विरुद्ध। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स थे उनके द्वारा इसको चलाया गया था, उसकी परंपराओं के खिलाफ इसको चलाया गया था। नेक्स्ट, हु वाज द लीडर ऑफ द प्री रैफलाइट ग्रुप, जो प्री रैफलाइट ग्रुप था उसका लीडर कौन था? तो यहाँ इसका आंसर है डीजी रोसेटी। डीजी रोसेटी इसके लीडर हैं। तो प्री रैफलाइट ब्रदरहुड वाज फॉर्म्ड इन 1848। जो प्री रैफलाइट था ये एक ब्रदरहुड फॉर्म किया गया था 1848 में बाई 3 रॉयल एकेडमी स्टूडेंट। रॉयल एकेडमी के 3 स्टूडेंट थे, जिनमें दांते गैब्रियल रोसेटी हु वाज ए गिफ्टेड पोइट एज वेल एज ए पेंटर। जो दांते गैब्रियल रोसेटी हैं ये एक गॉड गिफ्टेड पेंटर भी थे और एक राइटर भी थे। विलियम हॉलमैन हंट एंड जॉन एवरेट मिलाइस ऑल अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। ये सभी 25 ईयर्स के अंडर में थे, 25 साल के अंदर थी इनकी अवस्था जिस समय इसको चलाया गया था। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ द ब्लेस्ड डेमोजल, कि ब्लेस्ड डेमोजल का ऑथर कौन है, किसने लिखा है बेस्ट डेमोजल को? तो यहाँ राइट आंसर है हमारा डीजी रोसेटी। द ब्लेस्ड डेमोजल इज परहैप्स द बेस्ट नोन पोएम। ये इनकी डीजी रोसेटी की ये बेस्ट नोन पोएम है। इनका फुल फॉर्म दांते गैब्रियल रोसेटी है, तो ये इनकी बेस्ट नोन पोएम है, दांते गैब्रियल रोसेटी, एज वेल एज द टाइटल ऑफ हिज पेंटिंग एज इट्स रेप्लिका एंड इट्स रेप्लिका illustrating the subject। The poem was first published in 1850। इसको सबसे पहले 1850 में पब्लिश किया गया था। इन द प्री रैफलाइट जर्नल द जर्म, जो प्री रैफलाइट का एक जर्नल था जर्म नाम से, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। ये आपको याद होगा कि इसी वर्ष आपका प्रिलूड भी आया था, वर्ड्सवर्थ का प्रिलूड भी 1850 में ही आया था। ये इसकी डेट भी सेम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि जिससे आपको दोनों कनेक्ट हो जाए वहाँ चीज़ें, कि डीजी रोसेटी की ये भी आई थी पोइम और ये प्रिलूड भी 1850 में आया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ अरोरा ली, तो यहाँ हमारा राइट आंसर है एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग। अरोरा ली की ऑथर एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग 1806 से 1861 कंप्लीटेड, इनका टाइम पीरियड 1806 से 1861 माना जाता है। कंप्लीटेड दिस कंट्रोवर्शियल 9 बुक, उन्होंने इसको 9 बुक को कंप्लीट किया। नॉवल इन ब्लैंक वर्स बुक, 9 बुक का ये नॉवेल था जिसको इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है, फॉर्म इन 1856। It was epic in scope, reflecting a range of contemporary social issues such as the limited education available to women at the time। इन्होंने इन चीज़ों को इसमें उठाया है, सोशल इश्यूज़ को
वुमेन एजुकेशन को, वुमेन परिस्थिति को इन्होंने इसमें उठाया है और समसामयिक बातों को अपनी इसमें उठाया है नॉवेल में। द बेसिक थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमा इज, जो अर्नोल्ड का लिटरेचर एंड डॉगमा है इसकी बेसिक थीम क्या है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर है थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्ची डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, अर्नोल्ड का कल्चर और अनार्ची है उसका सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर है एजुकेशन। इसका जो थीम सब्जेक्ट है एजुकेशन है, शिक्षा है। कल्चर एंड अनार्ची मेजर वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म बाई मैथ्यू अर्नोल्ड, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का मेजर वर्क है जिसको इनका पब्लिश हुआ था 1869 में। ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था कल्चर एंड अनार्ची, रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। अर्नोल्ड कंट्रास्ट कल्चर विच ही डिफाइंस एज द स्टडी ऑफ परफेक्शन, कल्चर ने अर्नोल्ड का जो ये कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट कल्चर विच ही डिफाइंस एज द स्टडी ऑफ परफेक्शन विद अनार्ची, द प्रिवेलेंट मूड ऑफ इंग्लैंड्स देन न्यू डेमोक्रेसी विच लैक्स स्टैंडर्ड एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। उन्होंने इंग्लैंड की न्यू डेमोक्रेसी और इसको कंपेयर और कंट्रास्ट किया है और उसको बताया कि अब जो न्यू डेमोक्रेसी उसमें किस प्रकार अच्छी दिशा का अभाव है। इसमें उन्होंने कल्चर और अनार्ची में इसको डिस्कस किया है और इसको कंट्रास्ट किया है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज कॉल्ड नॉवेल विदाउट ए हीरो, कि इनमें से कौन सा नॉवेल है जिसको नॉवेल विदाउट ए हीरो बोला गया है? मिल ऑन फ्लॉस, आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ वैनिटी फेयर है, वैनिटी फेयर को ए नॉवेल विदाउट हीरो बताया गया है। वैनिटी फेयर ए नॉवेल विदाउट ए हीरो इज नॉवेल बाई इंग्लिश ऑथर विलियम मेकपीस, ये विलियम मेकपीस के द्वारा लिखा गया है वैनिटी फेयर, मेकपीस थैकरे, और इसको फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये 1847 से 1848 के बीच में। सेटराइजिंग सोसाइटी इन अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटेन, और इसमें अर्ली 19th सेंचुरी का जो ब्रिटेन है उसकी सोसाइटी में को सेटराइज किया गया है इसमें। व्हाट इज मीन्ड बाई बेसेक्स, बेसेक्स क्या है? तो बेसेक्स द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल इज सेट, कि बेसेक्स वो रीजन है जिसके पे हार्डी के जो नॉवेल सभी बेसेक्स रीजन पर बेस्ड हैं, वो एरिया है जहाँ जिसके बारे में हार्डी के नॉवेल्स लिखे गए हैं। द वेसेक्स ए रीजन ऑफ साउथर्न इंग्लैंड, ये साउथर्न इंग्लैंड का एक एरिया है। इंग्लैंड इन एंग्लो सैक्सन टाइम, जो एंग्लो सैक्सन टाइम में था। ओरिजिनली पार्ट ऑफ व्हाट इज़ नाउ हैम्पशायर एंड ऑक्सफोर्डशायर, और वास्तव में वो अब इस समय वर्तमान में ये हैम्पशायर और ऑक्सफोर्डशायर का एक पार्ट है। इट ग्रू टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ साउथर्न इंग्लैंड बाई द 9th सेंचुरी, और 19वीं सेंचुरी में इसमें बहुत इंग्लैंड का बहुत कुछ भाग सम्मिलित था। नेक्स्ट, जॉर्ज इलियट्स नोवेल रोमोला इज़ ए, कि जॉर्ज इलियट का जो नोवेल है रोमोला वो क्या है? तो इसका आंसर है हमारा हिस्ट्रिकल नोवेल, ये एक हिस्ट्रिकल नोवेल है। रोमोला 1862 से 1863 के बीच लिखा गया, इज़ ए हिस्ट्रिकल नोवेल, ये एक हिस्ट्रिकल नोवेल है और इसे मैरी अन इवांस के द्वारा लिखा गया है, और इसमें इनका पेन नेम है, पेन नेम ऑफ जॉर्ज इलियट के नाम से इसको लिखा गया है। सेट इन द 15th सेंचुरी, और इसकी जो सेटिंग है 15th सेंचुरी की है। इट इज़ ए डीप स्टडी ऑफ लाइफ इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यहाँ फ्लोरेंस सिटी की लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है। फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, रिलीजियस एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू के से इसको दिखाया गया, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक और रिलीजियस एंड सोशल पॉइंट।
जॉर्ज इलियट वाज द पेन नेम ऑफ। जो जॉर्ज इलियट किसका पेन नेम है, तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया है कि मेरी एंड इवान का नाम पेन नेम है जॉर्ज इलियट। नेक्स्ट, जॉर्ज इलियट वाज द पेन नेम ऑफ द नॉवलिस्ट मैरियन इवांस। शी ग्रू अप इन वार्विकशायर, ये वार्विकशायर में बड़ी हुई थी। एट ए टाइम व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ट्रांसफॉर्मिंग, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बदल रहा था कंट्री साइड, जो कंट्री साइड में। हर मदर डाइड, उनकी मदर की मृत्यु हो गई। व्हेन शी वाज 17 एंड इन 1841, इनकी मदर की मृत्यु 1841 में हो गई थी। सी एंड हर फादर मूव्ड टू country which she would use as inspiration for the fictional town of Middlemarch. Charles Dickens left one novel unfinished. Which one is? चार्ल्स नॉवेल ने एक नॉवेल अनफिनिश्ड छोड़ा है, जिसमें कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं डॉम्बे एंड सन, आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स, और हमारा राइट आंसर है एडविन ड्रूड। जो इन्होंने अनफिनिश्ड छोड़ा है वो है एडविन ड्रूड। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, इवन द ग्रेटेस्ट सैल्यूट्स कांट गेट टू द बॉटम of Charles Dickens, The Mystery of Edwin Drood, a novel that was left unfinished. इस नॉवल को इनके द्वारा अनफिनिश्ड छोड़ दिया गया क्योंकि इनकी मृत्यु अचानक ही हो गई थी। ये आधा ही हो पाया था इसको लिखते में, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। Who wrote If God did not exist it would be necessary to invent him? किसने कहा था यदि गॉड है नहीं तो उसे इन्वेंट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है? तो ये कथन वोल्टेयर का है, वोल्टेयर रूसो के नाम से जिसको आप जानते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।